हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 11 का बहुत शानदार चैप्टर ग्रेविटेशन, और ये रहा वो टॉपिक जिस पर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं बहुत ज्यादा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। सर वेरिएशन किस रिस्पेक्ट में आते हैं बेटा? अगर मैं किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर लेकर के चले जाऊंगा तब जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 नहीं रहने वाली, वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं अर्थ सरफेस के नीचे ले आऊं किसी बॉडी को, ठीक है, डेप्थ में ले आऊं, तब भी जी की वैल्यू 9.8 नहीं रहने वाली, वो चेंज होने वाली है। तो हाइट के रिस्पेक्ट में कैसे वेरिएशंस आएंगे, डेप्थ के रिस्पेक्ट में कैसे वेरिएशंस आएंगे, उन पर जरा अपने को बातचीत करनी है। तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं आपका मेजर कंटेंट, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे बेसिक जो चीजें आपको पहले आनी चाहिए, जरा उनकी बात कर ली जाए। ठीक है, तो बेसिक्स क्या थे हमारे अब तक जो हम लोगों ने पढ़ के रखा था, तो उसमें हमारे बेसिक्स क्या थे भाई साहब? पहली चीज जो मैंने आपको बता दी थी, दैट वाज अबाउट ग्रेविटेशन, दैट वाज अबाउट ग्रेविटेशन। याद है? जल्दी बताना, याद है क्या ग्रेविटेशन क्या होता है? बेटा मैंने ये कहा था कि जमाने भर में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे कहा जाता है ग्रेविटेशन। क्या कहा था मैंने? जमाने भर में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे कहा जाता है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का ना कोई सिंबल नहीं होता, उसको अपन किसी भी चीज से डिनोट नहीं करते, पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशन इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहीं पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया था कि हाँ भैया, दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, बट उस फोर्स को निकाला कैसे जाएगा? तो उस फोर्स को निकालने का जो पूरा फंडा दिया था वो दरअसल ऐसा आया था, जैसे मान लीजिए पहली वाली बॉडी है और मान लीजिए दूसरी वाली बॉडी है। ठीक है, अब दोनों बॉडीज का मासेस क्या है? पहली वाली बॉडी का मास m1 है, दूसरी वाली बॉडी का मास m2 है, और जो लाइन है इन दोनों के बीच में जो उसको जोड़ रही है, ठीक है, वो दूरी कितनी है? यहाँ पे r के बराबर है। तब जाकर के यहां पर जो फॉर्मूला आया था फोर्स का, वो आया था g, पहली वाली बॉडी का मास दूसरी वाली बॉडी का मास अपॉन नीचे क्या आया था? r का स्क्वायर। आ गया समझ में? आपको ये पता होना चाहिए, दिस g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, दिस g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे आपको समझ पक्का? तो ये हमारे पास कहानी थी फॉर ग्रेविटेशन। अब इसी पर बेस्ड अगली कहानी जो हम लोगों ने बेसिक के अंदर पढ़ी थी, दैट वाज अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में मैंने आप लोग को एक चीज पॉइंट नोट पे क्लियर कर दिया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है? जमाने भर में किसी भी दो बॉडीज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशन। लेकिन अगर एक बॉडी अर्थ है और दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है, एक बॉडी अर्थ है दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है, तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा एक तरह से वो भी ग्रेविटेशन ही है, लेकिन यहां पर एक बॉडी अर्थ हो गई ना, अब दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है, तो स्पेसिफिकली यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा इसे कहा जाएगा ग्रेविटी। क्या कहा जाएगा? ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में सबसे प्यारी बात क्या है कि ग्रेविटी इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सम अदर बॉडी। अर्थ एंड सम अदर बॉडी, अर्थ और किसी दूसरी बॉडी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सम अदर बॉडी, बस इतनी सी बात होती है। आगे आपको समझ में? तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग पहले कर चुके थे। अब उसके बाद यहां पे एक टर्म आता है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है, दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या तुम्हें याद है? बताओ भाई, क्या तुम्हें याद है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बेटा छोटे वाले g से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जरा गौर करिएगा। अगर आप कभी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने? अगर आप कभी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। अगर फोर्स मैंने अप्लाई करा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू प्रतीक सर, अगर फोर्स आपने अप्लाई करा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाटएवर योर नेम इज। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि अगर वो फोर्स अर्थ ने अप्लाई करा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। अब जरा गौर करें अच्छे से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये आती है 9.8।
बेसिकली एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप इसको अप्रोक्सीमेटली कभी कभी न्यूमेरिकल्स के अंदर 10 ले लिया जाता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी क्लियर हो रही होगी आप लोग को, है ना। तो ये सब चीजें जो थी वो हम पहले से फिगर आउट कर चुके थे, इसको हम अच्छे से इवैल्यूएट भी कर चुके थे। दिस वाज द बेसिक टर्म जो कि हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं। अब हमको देखना है कि यहां पे वेरिएशन कैसा आएगा, वो भी किसके अंदर वेरिएशन, बेटा ये जो जी है ना, ये जी, इस जी के वैल्यू के अंदर वेरिएशन कैसे आएगा। तो कई लोग तो क्या है कि इस बात को ना सिरे से नकार देते हैं, यार यार जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें कैसे वेरिएशन आएगा। तो भाई साहब जी की जो वैल्यू कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है ओनली फॉर अ पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट को ले रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे ले रहे हैं या अर्थ के सरफेस के आसपास ले रहे हैं, तब जाकर के उस पॉइंट पर जी की वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप डिस्टेंसेस को बहुत दूर कर देंगे तब जी की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी करेगी। इसका मतलब ये कि जो छोटा वाला जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू वेरी करती है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। अब मैं आप लोग को एक काम दे रहा हूं, यहीं पर जरा वीडियो पॉज कर लेना। अब एक काम करना, मैंने क्या बोला, जी की वैल्यू डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, तो मैं इसको एक बार लिख दूं, है ना। उसके बाद सवाल आपके पास आने वाला है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। अब आप लोग के लिए काम ये है कि बेटा एक काम करना, वीडियो को पॉज करना और एक रिलेशन निकालना है आपको छोटा वाला जी और बड़े वाले जी के बीच में, ठीक है। छोटे वाले जी और बड़े वाले जी के बीच में क्या रिलेशन था। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लेना और ध्यान रखना कि पिछले वाले वीडियो के अंदर मैं इसका पूरा डेरिवेशन करवा चुका था, छोटे वाले जी और बड़े वाले जी के रिलेशन का। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कॉमेंट सेक्शन में जाओ, फट से आंसर लिख दो कि सर हाँ याद आ गया, जी और जी के बीच में ये रहा रिलेशन। वो रिलेशन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जो बाद में आएंगे इस वीडियो के ऊपर, जब वो कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उनको ये मेन फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है। बातचीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको फॉर्मूला दिख जाए। भाई पढ़ाई का वीडियो है ये, आया समझ के नहीं आया तो आप जल्दी वीडियो को पॉज करिएगा और जाकर के फॉर्मूला जो है जी और जी के बीच का, छोटा वाला जी बड़ा वाला जी। छोटा वाला जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा वाला जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाओ, आंसर डाल दो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये काम कर भी दिया होगा, है ना। अब जरा चेक कर लें कि आप लोगों ने सही काम करा है कि नहीं करा है, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई तो एक काम करो, मेरे ख्याल में ना एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करेगा बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा, चलो ठीक है, निपटाएं इसको। अब आपको लेकर के चलते हैं कि हाउ इज जी गोइंग टू वेरी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपसे कहा था कि बेटा वो जरा डाल देना रिलेशन, तो ये अपन ने बनाई अर्थ, ठीक है। लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि सर अर्थ ब्लू से बना दिया करिए, तो ठीक है मान लो भाई, अभी इसको ऐसे कर लो, ये अर्थ है, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, ये हमने अर्थ मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आप लोग को। ये हम लोगों ने क्या मान लिया है, अर्थ मान लिया, ठीक है, द अर्थ। नाउ द थिंग इज दिस कि जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटी सी बॉडी ले लेते हैं हम ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि इसकी जो दूरी है ना वो आप कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो दूरियां हैं दिस इज बेसिकली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। किसके बराबर होगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। अच्छा, अर्थ का जो पूरा मास है ना वो अपन क्या ले लेते हैं, कैपिटल एम। अर्थ का पूरा मास क्या ले लेते हैं, कैपिटल एम। अर्थ का पूरा मास हम ले लेते हैं कैपिटल एम, और जो ये छोटी सी बॉडी है, जो ये छोटी सी बॉडी है, इसका मास हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल एम। नाउ द थिंग इज दिस, मैंने क्या बोल के रखा था कि मुझे रिलेशन चाहिए छोटे वाले जी और बड़े वाले जी के बीच में। अब वो रिलेशन डेवलप कैसे होता है पता है बेटा, जरा ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भाई हमको तो बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, वो भी कौन सा वाला लॉ, ग्रेविटेशन का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भाई इकलौता जो शानदार सा फॉर्मूला डेवलप हुआ था, अब तो दुनिया जानती है, वो वाला फॉर्मूला क्या है, F इज टू जी m1m2 बाय r का स्क्वायर। भाई जी, भाई पहली वाली बॉडी का मास मतलब क्या, अर्थ का मास ले ले, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। और दूसरी वाली बॉडी का मास क्या, छोटे वाले आइटम का मास ले ले, तो जी m1m2 बाई दूरियों का स्क्वायर। यहाँ पे जो दूरियां हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आप लोग को एक और चीज पता होनी चाहिए,
फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स लगाया है अर्थ ने तो एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, और फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ को स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास, किसका मास बेटा, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है उस बॉडी का मास आप लेके चलेंगे, ठीक है। जिस बॉडी ने फोर्स अप्लाई करा उस बॉडी का मास मैटर नहीं करता, जिस बॉडी ने फोर्स को झेला उस बॉडी का मास, ठीक है। सो दैट mass came into acceleration but that was due to gravity, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बन गई आपके पास दूसरी वाली इक्वेशन। अब जैसे आप इसको इक्वेट करेंगे ना, जैसे आप इसको इक्वेट करेंगे तभी जाकर के आपको रिलेशन जो है वो मिल जाएगा mg, और आप इसको इक्वेट करेंगे m से m कट जाएगा तो g इज इक्वल टू आ जाएगा g m बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। वो तो बेटा ये था कि जो दूसरी वाली बॉडी थी वो अर्थ के सरफेस पे थी, इसलिए वो दूरी क्या हो गई, आर के बराबर हो गई। अब अगर मैं दूसरी वाली बॉडी को बहुत ऊपर लेकर के चले जाऊंगा, बहुत बहुत ऊपर लेकर चले जाऊंगा, तो वो जो डिस्टेंस है वो आर प्लस समथिंग होगा ना। अगर आर प्लस समथिंग होगा तो मतलब डिस्टेंस वेरी करेगा, तो फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, देयरफॉर g इज इक्वल टू g, देखो भैया कैपिटल G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद आता है m, और नीचे जो आएगा ना वो डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा आपने एक बात पे गौर करा, ये जो m है ना, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, m इज द मास ऑफ द अर्थ। अगर मैं कभी सवाल चेंज कर दूं, कोई नया प्लैनेट आ गया, बेटा पूरा लेक्चर को ध्यान से समझते हुए चलना, इसी में से मैं कई बार ऐसे पॉइंट्स बोल दूंगा जिस पर न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो m लिखा है दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। अगर कोई दूसरा सवाल आ गया जहां पे कोई नया प्लैनेट है, लेट्स से प्लैनेट x है, तो आप m क्या अर्थ का मास लेते हुए चलेंगे क्या, नहीं, फिर आप उस केस में मास लेंगे उस दैट पर्टिकुलर प्लैनेट का, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है ना, ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला आ गया बेटा। ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है बहुत जबरदस्त फॉर्मूला आ गया, एकदम ही शानदार, रेड हार्ट बन गया आज तो, ठीक है। और यहां पे ना डिस्टेंस तो आप समझ गए, कहां से कहां तक का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा उस बॉडी से लेकर के उस प्लैनेट के सेंटर तक का, ठीक है। जहां पे m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ द प्लैनेट से लेकर के कंसर्न्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैं भी लिख देता हूं यहां पे कि डिस्टेंस ऑफ बॉडी या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लैनेट, फ्रॉम प्लैनेट्स सेंटर, उस प्लैनेट के सेंटर से, ठीक है। तो भाई साहब जो फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए था ना, वो ये वाला फॉर्मूला था, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। फिर ये वाला इसका मॉडिफाइड वर्जन हो गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से, पक्का। तो मैं g यूज करूंगा कब, जब 9.8 आंसर आना होगा, ठीक है। 9.8 कब आएगा, जब अर्थ के सरफेस पे काम चलेगा। अगर बाहर काम चलेगा तो g की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इतना एक काम करो, तो जब g की वैल्यू चेंज होगी आई टेक इट g डैश, है ना। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना बेटा, जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो ये वाला केस तो आपका पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जो g की वैल्यू 9.8 आती है, भाई देखो हाइट पे वेरी करेगी, डेप्थ पर भी वेरी करेगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, लेकिन सरफेस पे क्या होती है, पहले जरा आपको ना उसका ज्ञान दे दिया जाए, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या खेल होने वाला है, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। हाइट वाइट पे तो लेके चलूंगा, लेकिन भाई हाइट पर वेरी हो रही है, वो तुम्हें चमकेगा कैसे, जब तुमको ये पता हो कि सरफेस पे क्या है, ठीक है। तो जरा पहले सरफेस की जो है ना बातचीत कर ली जाए, पहले जरा बातचीत कर ली जाए सरफेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मान लो ये अर्थ है, ये हमने क्या मान लिया, ये हमने मान लिया अर्थ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस पर जब आप निकालते हैं ना किसी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, सरफेस ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस, ठीक है। तो भाई साहब एक बात सुनिएगा, g का फॉर्मूला क्या होता है, g का फॉर्मूला होता है जी एम बाई, भाई साहब दूरियों का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के अलावा कुछ नहीं हो सकता,
ये रेडियस ऑफ अर्थ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो कहानी प्रोसीड करेगी वो होगा gm/r²। अब सारी वैल्यूज बस भर दो, ठीक है। कैपिटल जी क्या होता है बेटा, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी प्यारी सी वैल्यू क्या आती है, इसकी प्यारी सी वैल्यू आती है 6.67 10⁻⁻11। उसके बाद 11th क्लास में 11th याद रख लो। अब m क्या होता है, m का मतलब होता है मास ऑफ द अर्थ। भाई किसका मास है, प्लैनेट का मास, ठीक है। इसके पहले वाले स्लाइड के अंदर बकायदा बता चुका था, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां पे मास ऑफ द अर्थ क्या होता है 6 10⁻24 अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आता है बेटा, रेडियस का स्क्वायर, दूरियों का स्क्वायर, ठीक है। यहां ऑन द सरफेस था तो ये दूरी कितनी होगी, आर के बराबर होगी। तो भाई साहब वही है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मतलब 10⁻3, इसका स्क्वायर करेंगे तो जैसे आप इसको फिगर आउट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा दिस विल बी 9.8। ये तो आ गया आपके पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। अब जब इससे ऊपर जाऊंगा तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो मैं उसको जी डैश बोल दूंगा ना। जब डेप्थ में जाऊंगा तब भी जी की वैल्यू चेंज होगी। जब जी की वैल्यू चेंज होगी उसको फिर से मैं जी डैश बोल दूंगा। आया समझ की नहीं आया, पक्का। अब वो चेंज कैसे होगी वो देखना पड़ेगा, पर पहले एक काम करो जरा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करेगा बेटा, जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो ठीक है, बहुत शानदार। अब ना वेरिएशन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट पे तो आपको आना है, लेकिन उससे पहले ना आपको बस एक और चीज पता होना चाहिए, जिसे कहा जाता है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बिकॉज डेरिवेशन के अंदर आई विल यूज दिस, ठीक है। डेरिवेशन के अंदर आई विल यूज दिस। कई बच्चे जो होते हैं बायो वाले बैकग्राउंड के, तो उनको हल्की सी परेशानी यहाँ पे आ जाती है। अगर मैं उनको ये चीजें नहीं सिखाऊं तो तुमको परेशान नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तुमको मैं एक बार पहले से ही सिखा दूंगा, उसके बाद कहानी आपके लिए पूरी आसान रहेगी। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी है वो तभी वैलिड है जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अगर x इज लेस देन 1 देन होता क्या है, अब सुनना अच्छे से। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये कब लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। कब, जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। उसके बाद जब 1 माइनस एक्स की पावर n है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ऑब्वियसली कब, जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। और आखिरी चीज, जब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है तो ये बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 प्लस एन एक्स। क्या करा इन चारों केसेस में, कुछ बड़ा काम नहीं करा है। पावर जो थी ना उसको चिपका दिया x के बाजू में, ठीक है। तो देखो ऐसा बन गया, पावर जो थी उसको चिपका दिया x के बाजू में, ऐसा बन गया, ठीक है। इसका प्रूफ अभी आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग में काम नहीं आएगा, बट द थिंग इज दैट कि ये जो रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट, ये आपको डेरिवेशन में काम आ जाता है, ठीक है। तो मेरा अनुरोध ये है, रिक्वेस्ट ये है, एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद तो सीधे हम कूद जाएंगे और निकाल देंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, फिर डेप्थ, फिर न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा मैं इस पर बेस, ठीक है। एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जल्दी करेगा प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक और फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका था बेटा, इसको ध्यान में रखना, ये अभी हाल फिलहाल यूज हो जाएगा, gm/r²। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा एक काम करें, निपटाया जाए इसको। अब आपको लेके चल रहे हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट के ऊपर। एक काम करो, हेडिंग डाल लो, कॉपी किताब लेके आप बैठे होगे, तरीके से हेडिंग डाल लो, उसके बाद फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डाल लिया हेडिंग, चलो भैया ओके। अब आ जाओ, शुरुआत करें शुरू से, ठीक है। तो भाई साहब एक काम करा जाए, अर्थ ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ, ठीक है। ये हमने मान लिया कि अर्थ है, ओके ओके, डन डन डन, बहुत शानदार, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ना आप इस पे ध्यान दें, अगर आप इसके रेडियस की बात करें, अगर आप अर्थ के रेडियस की बात करें तो ऑब्वियसली अर्थ का रेडियस कितना होगा, आर के बराबर। अर्थ का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आर के बराबर। अर्थ का रेडियस हो जाएगा आर के बराबर, सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ द थिंग इज दिस कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, उससे भी शानदार चीज, अगर आप अर्थ का मास देखें, अगर आप अर्थ का मास देखें तो सेंटर पे होगा कॉन्सेंट्रेटेड, और अर्थ का मास क्या लेंगे, कैपिटल एम लेंगे। क्या लेंगे, कैपिटल एम लेंगे। अब अगर मैं बोलता हूं क्या सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए, देखो ऑन द सरफेस है, ये कहां पर है, ये है ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस अगर आप निकालें ना तो ये जो जी होता है,
इसका फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर का स्क्वायर। बट मैं आपको बोल रहा हूं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। मतलब अगर मैं किसी बॉडी को ना एच हाइट पे लेके चला गया, अगर मैं किसी बॉडी को यहां से h हाइट पर लेकर के चला गया, तो अब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई साहब h हाइट तक तो मैं ऊपर लेके इसको चला जा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जरा गौर करिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। वर्चुअल लाइन है, ऑब्वियसली वर्चुअल लाइन है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी, लेट्स टेक दिस एज जी डैश। क्या लेके चलना पड़ेगा इसको, जी डैश लेके, क्या लेके चलना पड़ेगा, जी डैश, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो जरा गौर करेगा अच्छे से, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से होता क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से होता यह है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर चला जाए, कहां चलेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर देखोगे तो g इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर का स्क्वायर, जहां पे m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला डब्बे में डालने लायक फॉर्मूला आ चुका है, ये रखा, अरे रे रे रे, ये तो पूरा एकदम पुत जाएगा। आ जाओ, ये वाला फॉर्मूला रहा पहला वाला फॉर्मूला। अब जरा बात करेंगे जी डैश की, ऑन हाइट h। तो जब ये हाइट जो थी ना, अगर वो हाइट h के बराबर आ गई है, ये था यहां से लेकर के यहां तक रेडियस था, लेकिन अब यहां से लेकर के यहां तक जो है वो हाइट है h, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देना यहां पे जी डैश के रिस्पेक्ट में, नाउ एट हाइट h फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अगर आप अर्थ के सेंटर से लेके चले, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो फॉर्मूले में क्या तब्दीलियां आएंगी, तो फॉर्मूला बेटा ऐसा हो जाएगा, जरा गौर करें। अब जो g है ना, वो g नहीं रहेगा, वो रहेगा g डैश, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G आएगा यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद भाई साहब बॉडी कितनी भी ऊपर चली जाए, मास ऑफ द अर्थ तो m ही रहेगा ना, बॉडी कितनी भी ऊपर चली जाए, मास ऑफ द अर्थ क्या रहेगा, m रहेगा, अपॉन नीचे क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा अर्थ के सेंटर से लेकर के कंसर्न्ड पॉइंट तक का जो दूरी है ना, वो इस बार चेंज हो गया है, वो r नहीं है, इस बार r प्लस h है। तो r प्लस h का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, क्या बन गया आपके पास, सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करो बेटा, डिवाइड करो दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से। तो डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से, एंड वी हैव, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या चीज मिलेगी आपको बेटा, अब जरा गौर करिएगा बहुत ही अच्छे से। यहां पे जो मिलने वाला है ना, वो ये मिलने वाला है, जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू, अब जी डैश क्या आ चुका था, जो लिखा है उसको लिख दो अच्छे से, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। उसके बाद जैसे आप इसको g से डिवाइड करेंगे, तो g कितना आ चुका था, जी एम बाय आर का स्क्वायर, तो पलटी लगा दो उसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन जी एम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई जी एम। अब जिसको हमारे बीच रहना है वो रहेगा, जिसको जाना है उसको जाना है, ठीक है। तो जाने वाले को तो कोई रोक नहीं पाया, तो जीएम से जीएम जो है वो निपट जाएगा, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो जो रहे जरा उन पे ध्यान दिया जाए। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बेटा ये जो फॉर्मूला आ रहा है एक तरफा फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये वाला जो फॉर्मूला अभी आपके सामने आया है ना, जहां पे लिखा हुआ है कि जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहां पे तुम्हारे पास जो आर है ना, दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और एच जो है ना, वो क्या है, अर्थ के सरफेस से कंसर्न पॉइंट तक की दूरी जो है वो एच के बराबर है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस, ये जो फॉर्मूला है वो कब अप्लाई करेंगे आप, जब एच इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। छोटे मोटे डिस्टेंसेस के लिए नहीं कि सर ये जो मार्कर है वो अर्थ के सरफेस से 1 मीटर ऊपर है, लगा दूं ये वाला फॉर्मूला। अरे भाई सोचो तो, आर का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, 6400 किलोमीटर, ठीक है भाई साहब। 6400 किलोमीटर में अगर तुम 1 आध मीटर ऐड कर दोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, आया समझ के नहीं आया। तो छोटे मोटे हाइट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये वाला फॉर्मूला कब है, अगर आप किसी बॉडी को 1600 किलोमीटर ऊपर ले गए, एच की वैल्यू कितनी हो गई, 1600 किलोमीटर, वो सोचने लायक चीज आ गई है। तो भाई साहब उस वाले केस में आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर छोटा मोटा हाइट होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बता रहा हूं ना, सबर, ठीक है। बट अभी के लिए क्या है कि जब एच इज वेरी लार्ज, ठीक है, अब उसे आप टेक्निकली कैसे बोलेंगे, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि इफ एच इज कंपेरेबल टू आर, ठीक है, मतलब एच की इतनी वैल्यू है कि उसको आर के सामने रखा जा सके।
भाई 6400 किलोमीटर में अगर एक आध मीटर ऐड कर लोगे तो क्या मजा आएगा तुमको, आया समझ की नहीं आया। तो यहाँ पे एच की जो वैल्यू है ना वो मीटर्स में नहीं भाई साहब, इतनी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि 2-1 किलोमीटर है, नहीं भाई, वो अच्छी 100 किलोमीटर के आसपास की के से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एच शुड बी कंपेरेबल, मतलब कम से कम कंपेयर तो कर पाए उसको आर से, ठीक है। तो एच शुड बी कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड, लिख दें इसको एक बार अच्छे से। This formula is applied कब? This formula is applied when H is comparable, when H is comparable to the radius of earth. It's as simple as that. इस बात को आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। जब H कंपेरेबल होगा रेडियस ऑफ अर्थ के तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, G डैश बाई जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि H क्या है, उस कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी है, मतलब जिस हाइट पे आप चले गए ना वो हाइट है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, और R तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। इसको भी लिख देता हूं भाई साहब, R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ का रेडियस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, अर्थ के रेडियस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब कन्वर्ट करने का तो 6400 10 टू द पावर 3 मीटर्स इन एसआई यूनिट। आया आपको समझ में, पक्का श्योर है आप। तो इसमें दो फॉर्मूला आएंगे बेटा, पहला वाला फॉर्मूला है व्हेन एच इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ हाइट, रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपका अगला सवाल कि सर अगर एच थोड़ा बहुत भी होगा तो, अगर एक आध किलोमीटर हुआ तो फिर क्या करेंगे उस वाले केस में, तो उस वाले केस में क्या करेंगे बता रहा हूं, पहले जरा एक काम करो, इसको छाप लेना और इसको दिल में बसा के रखना, ये तुम्हारे दिल में आने वाला पहला फॉर्मूला है, ठीक है। जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है, बहुत शानदार, ये वाला केस तो आपका हो चुका है। अब अगला वाला केस आ रहा है कि सर अगर H इज नॉट कंपेरेबल, ठीक है, उस वाले केस में क्या करेंगे, तो जरा गौर करें, इसको यहां से मिटाते हैं, ये वाला केस तो आपको समझ में आ गया था। अब लिख देना बेटा कि हेडिंग डाल दो, हेडिंग इफ H इज नॉट कंपेरेबल टू R, जल्दी 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 डाल दो हेडिंग, इफ H इज नॉट कंपेरेबल टू R, तो उस वाले केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट तो अपने को चाहिए, ये वाला पार्ट तो अपने को चाहिए था भाई, ये वाला पार्ट तो अपने को चाहिए था। तो अब जरा गौर करा जाए, ये इतना तो आ गया समझ में, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, जरा वहां पे गौर करिएगा। देखो G डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या चल रहा है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या हम सही जा रहे हैं, ऐसे आया था हमारे पास, तो G डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला केस तब चल रहा है व्हेन H इज नॉट कंपेरेबल टू R, ठीक है। तो वो लिखने के बाद हेडिंग डाल चुके होंगे आप लोग, नाउ H इज नॉट कंपेरेबल टू R, ठीक है। नाउ इफ H इज नॉट कंपेरेबल, now if H is not comparable to the radius of earth, तो उस केस में क्या होगा अब जरा बताया जाएगा आपको, ठीक है। जरा गौर करें, G डैश बाई जी, एक काम करो आर स्क्वायर को टच मत करना, यहां जो लिखा है ना आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच। कोई बुरा मानेगा क्या, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। अब जरा गौर करें, तो G डैश बाई जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर को बिल्कुल मत टच करना बेटा, यहां जो लिखा है ना आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच, इसमें से जरा आर कॉमन निकालो, इसमें से आर कॉमन निकालोगे ना तो 1 प्लस एच बाई आर, सही जा रहे हैं, ठीक है। अब जो बाजू वाला R प्लस एच है उसमें से भी एक R कॉमन निकाल लो, तो जब उसमें से R कॉमन निकालोगे तो ये फिर से बचेगा 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। सही जा रहे हैं, सटीक जा रहे हैं, ठीक है। तो G डैश बाई जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर को टच अभी मत करना बेटा, आराम से, R इंटू आर क्या होता है, R का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, R का स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस एच बाई आर इंटू 1 प्लस एच बाई आर, मतलब 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब जिसको जाना है उसको जाना है, अब देखो क्या होगा, निपट गया, आया समझ। तो भाई साहब इसके बाद ना जो आपके पास बचेगा फॉर्मूला वो ये बचेगा, G डैश बाई जी इज इक्वल्स टू, भाई इस चीज को ऊपर लेके आ जाओ, ठीक है, ये तो निपट चुका। तो ये जो पूरा लिखा है ना 1
ये 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर था नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। अब मैंने बता के रखा था स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर 1 प्लस समथिंग है, ठीक है, x है, अगर उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो क्या करेंगे, पावर को चिपकाएंगे x के बाजू में। नाउ द थिंग इज दिस, h छोटा मोटा हाइट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है h इज नॉट कंपेरेबल टू r, 1 किलोमीटर होगा। तो जब h बहुत छोटा है ना, जब छोटी वैल्यू को मेरे भाई रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड करना है, समझ में आ रही बात, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो जब एक छोटी सी वैल्यू को इतनी बड़ी वैल्यू से मैं डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली उसकी बैंड बच गई, उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, ठीक है, 1 प्लस बहुत छोटी वैल्यू। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो पावर है वो चिपक जाएगा, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो देयरफॉर जो g डैश बाई g बचेगा ना बेटा, ये आ जाएगा 1, ये जो पावर था वो चिपकेगा h बाई आर के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h बाई आर, क्या हो जाएगा माइनस का 2h बाई आर। और ये रहा आपके पास कंप्लीट एंटायर फॉर्मूला, ये रहा आपके पास कंप्लीट एंटायर फॉर्मूला। ये तब के लिए है जब h इज नॉट कंपेरेबल, ठीक है। और जो इससे पहले आया था ना वो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वाला तब के लिए था जब h इज कंपेरेबल था, ठीक है। तो नॉट कंपेरेबल के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, कब इसको अप्लाई कब करना है, अप्लाई व्हेन h इज स्मॉल। स्मॉल का मतलब, स्मॉल का माने, स्मॉल का मतलब ये कि दैट इज नॉट कंपेरेबल टू आर, दैट इज नॉट कंपेरेबल टू आर। आया समझ, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब h इज नॉट कंपेरेबल टू आर। और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, अप्लाई व्हेन h इज कंपेरेबल टू आर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई तब करना है जब h इज कंपेरेबल टू r। मेरे ख्याल से ये वाली पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। दो फॉर्मूला आएगा, जब कंपेरेबल हो h और जब कंपेरेबल ना हो। तो एक काम करें, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने लिखवाया था इसके बाद से, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्लीज। चलो ठीक है, बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। दो ही फॉर्मूले थे, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, मैं तो बोलता हूं दिल में ही बिठा लेना, ठीक है। चलो ओके डन। अब एक काम करा जाएगा बेटा, इसमें जरा कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है, मेरे को बस ये लिख देना है कि ये अर्थ है, मतलब ये डेरिवेशन मैंने परफॉर्म करा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। किसके लिए करा है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करा हुआ है। अगर कोई दूसरा प्लैनेट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें जो वैल्यूज भरेंगे वो चेंज हो जाएंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके डन, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। अब जरा कहानी को आगे लेके चलें। एक और चीज था, ये था इसका हेडिंग, मैंने यहां पे नहीं करा, मैंने अलग से कर दिया। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट का डेरिवेशन जो था वो था ये आपके सामने, क्लियर हो चुका होगा। अब एक काम करें, बिना समय लगाए इसे निपटाते हैं और चलते हैं इसके अगले वाले कॉन्टेंट की तरफ, ठीक है। अगला वाला कंटेंट क्या आ रहा है बेटा, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है। अगर आप हाइट पे गए तो जी की वैल्यू चेंज हो गई, नाउ हमने उसको क्या बोला, जी डैश बोला। अब अगर आप डेप्थ में आएंगे तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी, क्या बोलेंगे उसको, जी डैश बोल देंगे। अब उसे कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो आ जाओ भैया, हेडिंग डाल लेना, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अब जरा हेडिंग तो आपने डाल ली होगी, अब जरा कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करें, आ जाए आ जाए आ जाए। जैसे मान लो अगर अर्थ की बात करें, ठीक है, ये बनाया अपन ने अर्थ, ठीक है। मैं इसको ना अभी अंदर मतलब शेड नहीं कर रहा हूँ, क्यों, बिकॉज अभी इसमें ना काम जो है वो अंदर ही चलने वाला है, इसलिए मैं इसको शेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप अर्थ के सरफेस पे निकालते हैं जी की वैल्यू, अगर आप अर्थ के सरफेस पे निकालते हैं जी की वैल्यू, जी हाँ, अगर आपने अर्थ के सरफेस पे निकाली जी की वैल्यू, आपको मालूम है क्या आई थी, जी एम बाई आर का स्क्वायर। उसको जरा लिख दिया जाए एक बार तरीके से। तो यहां जब हमने जी निकाला था ना, तो हमारा जो आंसर आया था वो आया था जी मास ऑफ अर्थ अपॉन नीचे क्या हो गया था, आर का स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात से तो हम भली भांति जो है वो परिचित हैं, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं, ठीक है। अब जरा गौर करें, ये तो वर्चुअल लाइन थी बेटा, ये डेरिवेशन बहुत प्यार से करूंगा मैं, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। ये तो वर्चुअल लाइन थी, हटाओ उसको, हटाओ हटाओ हटाओ, ठीक है। ये तो वर्चुअल लाइन थी, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। ये जी की वैल्यू थी, लेकिन क्या हुआ, इसकी दूरी कितनी थी भाई, अब तो दुनिया जानती है।
इसकी दूरी दुनिया जानती है, इसकी दूरी थी आर के बराबर, सेंटर से लेंगे तो इसकी जो दूरी थी ना किसके बराबर थी, वो तो आर के बराबर थी। बट हुआ क्या है कि अभी अपन डी डेप्थ नीचे आ गए, अभी अपन कहाँ आ गए, डी डेप्थ नीचे आ गए, तो यहां से टोटल थी दूरी आर के बराबर, बट अभी हम क्या है, डी डेप्थ नीचे आ गए। तो अब इस वाले केस में क्या होगा बेटा, जरा गौर करा जाए। जैसे मान लो इसको लेते हैं येलो से लेते हैं, कुछ इस तरह। अब सर जी ये करा क्या मैंने, अब जरा गौर करना, बताता हूं क्या करा है मैंने। देखो भाई, अब जब मैं डी डेप्थ नीचे आया ना, तो कहानी में दरअसल मैं इसको ऐसे लेके चल रहा था, ये जो डेप्थ मैंने ट्रैवल करी है ऐसे नीचे की तरफ, यहां से लेकर के यहां तक की, ये वाली, इस डेप्थ को मैं डी मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, उस डेप्थ को मैं डी मान रहा हूं। और इसके बाद इस सरफेस पर, इस वाले पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो होगी जी डैश। क्या होगी इसकी वैल्यू, जी डैश होगी। सबसे प्यारी बात सुनना अच्छे से, गलती मत करना, टोटल रेडियस कितना है, आर के बराबर है, वो बोलने की जरूरत तो नहीं है। आया समझ के नहीं आया, टोटल रेडियस कितना है, आर के बराबर है फ्रॉम द सेंटर, तो अब तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज दिस कि जब आप डी डेप्थ नीचे आ चुके होगे ना, तो अब जो अर्थ का मास मैटर करेगा, जब आप कहां आ चुके हो, डी डेप्थ नीचे आ चुके हो, तब जो अर्थ का मास मैटर करेगा वो ये वाला होगा। समझना अच्छे से, ठीक है। जब आप डी डेप्थ नीचे आ चुके हो तो ये ऊपर वाला मास मैटर नहीं कर रहा, ये जो नीचे वाला मास है ना, नीचे वाले स्फीयर का मास, वो मैटर करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे जी डैश तो मैंने लिख दिया है, अब उसको अपन कैसे करेंगे, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भैया, वो तो हमेशा सेम रहने वाला है। उसके बाद मास ऑफ द अर्थ इस बार चेंज होगा, वो एम डैश हो जाएगा, बिकॉज पूरे अर्थ का मास क्या था, एम। इसको लिख देता हूं, ये जो पूरा अर्थ है, ये जो पूरा अर्थ था, इसका जो मास था वो था m के बराबर। लेकिन यहां पे अब हम पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, क्या हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, नहीं। क्यों, डी डेप्थ नीचे आने के बाद सिर्फ ये वाला स्फीयर मैटर करेगा, ठीक है। और इसका जो मास होगा, इसके मास को अपन m डैश बोलेंगे, ठीक है। इसका जो मास होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम m डैश बोल देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, क्या बोल देंगे, m डैश, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एटलीस्ट एक अजम्पशन तो लेना पड़ेगा कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अर्थ के लिए अजम्पशन क्या लिया है कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस, जी एम डैश अपॉन क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का स्क्वायर। अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। सुनना, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, भाई आप डी डेप्थ नीचे आ चुके हो, इसका रेडियस था आर के बराबर। जब इसका रेडियस आर के बराबर है, डी डेप्थ आप नीचे आ चुके हैं, तो ये जो बचा, ये क्या बचा, आर माइनस डी। क्या बचा बेटा, ये आर माइनस डी। तो फॉर्मूले के हिसाब से आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया, इसको भी जरा मैं यहां पे नोट करवा दूं आप लोग को, आसान रहेगा। ये जो दूरी बच रही है सेंटर ऑफ अर्थ तक की, जो दूरी बच रही है, दिस इज नथिंग बट आर माइनस डी, बिकॉज ये पूरा था आर, ये डी गया, तो कितना बचा, आर माइनस डी। बस इतनी सी बात है। तो जी डैश कितना आ गया है, जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन, नाउ लेट्स कॉल दिस एज द सेकेंड इक्वेशन। ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, आप लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज आपको जी डैश की वैल्यू निकालनी है। यहां टेंशन मत लेना, यहां पे दो फॉर्मूले नहीं आएंगे, जैसे कि हाइट वाले में आए थे ना, तो वैसे यहां पे नहीं होगा, यहां बस एक ही फॉर्मूला आएगा। अब जरा गौर करें कैसे इसको कैरी ऑन किया जाएगा। तो भाई साहब, जब जी डैश बाई जी आप करेंगे ना, तो यहां पे क्या बचेगा, जी डैश कितना आ गया है, जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। उसके बाद जैसे आपने जी से इसको डिवाइड करा, पलट के मल्टीप्लाई करो, तो आर स्क्वायर बाई नीचे क्या आ जाएगा, जी एम, नीचे क्या आ जाएगा, जी एम आ जाएगा। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, यहां पे जी से जी निपट चुका है, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सही जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद m डैश अपॉन m, ऊपर कितना बचेगा m डैश, नीचे कितना बचेगा m बचेगा। तो मेरे ख्याल से इतना भी पूरा क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, है ना। अब लेट्स कॉल दिस ऑल्सो इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन का नाम दे दिया जाए, बिकॉज यहीं पे तो वैल्यूज भरनी है हमको, यहीं पर तो हमको वैल्यूज भरनी है। बेटा जरा गौर करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, ठीक है। अब जरा m और m डैश को ना देखो कैसे गायब करूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई वहां से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैं बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलूं, अगर मैं बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलूं, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम है 4/3 पाई
आर क्यूब, बिकॉज एम था पूरे अर्थ का मास, तो यहां पे रेडियस भी क्या होगा, पूरे अर्थ का रेडियस। ठीक है, ये तो एम हो गया, एम हो गया। और अगर आप एम डैश निकालें, क्या निकालें, एम डैश, तो अगेन वही वाला फॉर्मूला, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी वही है। अब वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई टाइम्स भाई साहब रेडियस का क्यूब। एम डैश क्या है पता है ना, ये छोटे वाले शेडेड वाले का मास। ठीक है, तो ये शेडेड वाले का रेडियस क्या है, आर माइनस डी। क्या है बेटा, आर माइनस डी। तो ये 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब आर माइनस डी का क्यूब हो जाएगा। आगे बात समझ, पक्का, ठीक है। नाउ भाई साहब जी डैश बाई जी इनटू, जैसे हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जी डैश बाई जी क्या है। जी डैश बाई जी यहां पे गिवन था, देखो आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, इसको टच मत करना, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, इसको बिल्कुल भी टच मत करना। अब भाई एम डैश अपॉन एम की तो बात करेंगे, तो एम डैश आपके सामने ये रहा, जो भी है भाई साहब बिना टेंशन लिए पुट कर दो, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एम डैश जो भी था इसको अपन ने यहां पे पुट कर दिया। अब उसको डिवाइड किससे करना है, उसको डिवाइड किससे करना है, यहां पे क्या आता है, डिवाइड करना है इसको एम से, एम वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे इसको एम से डिवाइड करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे आपने इसको डिवाइड करा एम से, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन यहां पे ऊपर निपट जाएगा 3। आ गई इतनी बात समझ में, इसको लेके आप श्योर हैं। अब जरा गौर करें, इसमें काटा पीटी मचाने के बाद जो बचेगा, काटा पीटी मचाने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास, जरा गौर करें, जी डैश बाई जी, इसको तो भाई टच ही मत करना, जी डैश बाई जी को टच मत करना। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, रो से रो निपट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई निपट जाएगा, 3 से 3 निपट जाएगा। ठीक है, तो यहां बचेगा बेटा आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। उसके बाद यहां पे क्या, सब चीजें कट गई हैं, बस यहां पे क्या बच रहा है बेटा, आर माइनस डी का होल क्यूब ऊपर बच रहा है, आर माइनस डी का होल क्यूब नीचे ऊपर बच रहा है, और नीचे बच रहा है आर क्यूब। ओके भाई साहब, जब ऐसा बच ही रहा है, एक काम करो, अब जब काटा पीटी मचेगी ना, आर स्क्वायर यहां पे बचेगा, नीचे बस आर, और यहां क्या बचेगा, ऊपर आर माइनस डी बचेगा, तो आर माइनस डी अपॉन नीचे क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। बस काम खत्म हो चुका है बेटा। नाउ जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू, बेटा आर माइनस डी अपॉन आर था, क्या था, आर माइनस डी अपॉन आर, उसको तोड़ देना, तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर। बस काम खत्म हो गया, बस काम यहीं पे खत्म हो गया। आया समझ के नहीं आया, ठीक है। तो हाइट वाले केस में दो फॉर्मूले आए थे, एक आया था व्हेन एच इज कंपेरेबल टू आर, एक आया था व्हेन एच इज नॉट कंपेरेबल टू आर। उसके बाद डेप्थ वाले केस में एक ही फॉर्मूला आ रहा है, बस इकलौता फॉर्मूला आ रहा है। तो जल्दी से भैया इसको दिल में बसा के रखना, अपना बना के रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये आ गया विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, वेरिएशन इन जी। अगर जी में वेरिएशन है, इसको हम बोलेंगे जी डैश। क्या बोलेंगे इसको हम, जी डैश। और किसके रिस्पेक्ट में है, ये आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। डेप्थ के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन है वो ये रहा आपके समक्ष प्रस्तुत। तो मेरे ख्याल से आप इतनी कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक काम करें जल्दी, अच्छा हेडिंग क्या है भाई साहब, हेडिंग तो आपकी वही है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। और डेप्थ क्या होगा यहाँ पे, डेप्थ होगा डी के बराबर, ठीक है। डाल लिया आपने हेडिंग, और उसके बाद ये रहा आपके पास पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मौका, डिटेल सॉल्यूशन है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर कहानी को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अजम्पशन था बेटा, ये हमारा अजम्पशन था, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये हमारा अजम्पशन था। और वो अजम्पशन क्या था कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अजम्पशन क्या था कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद कहानी आपकी ऐसे डेवलप हो गई। मैं एक काम करूं, जरा सेपरेशन तो लगा दूं इसमें, कहीं आप नोट करने में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात थी। उसके बाद भाई साहब यहां पे लगाते हैं अपन सेपरेशन, और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको छापो, फिर कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करेगा प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अपने पास 3 फॉर्मूले आ गए हैं, एक बार आपके लिए मैं उसको समअप कर देता हूं, उसके बाद फिर करवाते हैं आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, ठीक है। तो भाई साहब ये वाला आपका हो गया पूरा क्लियर। अब आ जाओ भाई साहब लिखना, अच्छे से समझना क्या लिख रहे हैं। 3 फॉर्मूले आएंगे, एक ही बार में लिख लो। तो पहला है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ
जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। पहला केस क्या है बेटा कि जी की वैल्यू को वेरी करवाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाइट वेरी करवाएंगे, ठीक है। तो उस वाले केस में अपने पास जो फॉर्मूला आता है ना वो दो कंडीशंस, दो केस का आता है, ठीक है। पहला वाला क्या आता है, जब h इज कंपेरेबल टू r, मतलब जब h की इतनी वैल्यू है कि आप उसे कंपेयर कर सको रेडियस ऑफ अर्थ से, ठीक है, तब जो फॉर्मूला आता है वहां पे वो फॉर्मूला ये आता है g डैश बाई जी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आता है r प्लस एच का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? तो ये वाला फॉर्मूला तब आता है जब h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये दिमाग में डाल लो अच्छे से। उसके बाद जरा दूसरे वाले फॉर्मूले पे आते हैं बेटा, when h is not comparable to r, जब h is not comparable to radius of earth, छोटा है h की वैल्यू और क्या, when h is not comparable to radius of earth, तो उस वाले केस में जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है g डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पे आता है 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को भी दिमाग में डाल लो अच्छे से, ठीक है। और इन दोनों ही चीजों को फिगर आउट करने के लिए जो डायग्राम आपको चाहिए वो डायग्राम क्या चाहिए लेकर आते हैं। 2 मिनट ध्यान दो। शेड तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये अपने पास अर्थ वाला केस था और यहाँ पे आप एच हाइट ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे आप एच हाइट जो था ना वो ऊपर जा रहे थे, तो उसको एक बार जरा दिखा दिया जाए। आ जाओ, यहाँ सेंटर से लेकर के सरफेस की दूरी जो है ना वो तो आर के बराबर है। ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। और अब आप एच हाइट ऊपर चले गए हो तो आप यहाँ पे कहीं खेल रहे हो मान लो हवा में, ठीक है। तो ये जो दूरी है ना फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये दूरी है h के बराबर। किसके बराबर है? h के बराबर है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो g डैश है और यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो किसके बराबर है? g के बराबर है, ठीक है। ये वाला फंडा आया था विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। अब जरा सेपरेशन मारें और आपको दिखाते हैं वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है। डेप्थ वाला केस आपको पूरा तरीके से करवा दिया गया है, एक बार तरीके से बना के दिखा देता हूं। आ जाओ, ये माना अर्थ, ठीक है। इस बार डी डेप्थ आप जा रहे हो नीचे, इस बार आप कहां जा रहे हो? इस बार आप डी डेप्थ जा रहे हो नीचे। तो जरा गौर किया जाए बेटा कैसे खेल होगा इसके साथ यहाँ पे। तो जैसे आप डी डेप्थ जाओगे ना नीचे, तो मान लो आप यहां पे आ गए और ये डेप्थ आपने क्या ट्रैवल कर ली? ये डेप्थ आपने ट्रैवल कर ली है डी के बराबर। किसके बराबर? डी के बराबर। तो यहां पे जब आप निकालोगे जी की वैल्यू तो ये आ जाएगी जी डैश। कितनी आ जाएगी? ये जी डैश, ठीक है। और जब आप सरफेस पे खेलोगे, जब आप सरफेस पे खेलोगे तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? जी के बराबर होगी। और इस वाले केस में यहां पर जो फॉर्मूला डेवलप होगा, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला डेवलप होगा विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, लिख देंगे बस को यार हेडिंग में तरीके से, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, यहां पर आप बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ की। तो भाई साहब डेप्थ वाले केस में जो फॉर्मूला अपने पास आएगा वो फॉर्मूला आता है g डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस का डेप्थ बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो भाई साहब एक ही साथ सारे का सारा फॉर्मूला जो था वो आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया है। बस ये बनता है कि जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर हम सवाल के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी से जल्दी इसको नोट करो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करिएगा प्लीज। चलो बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब जरा कहानी को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए गए हैं। मेरा खुद का मन नहीं कर रहा इसको मिटाने का यार। चलो ठीक है, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ वाला केस भी हमारा हो चुका था। सारे फॉर्मूले आपके सामने आ चुके थे। अब आ जाइए इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से कितना ऊपर जाओगे, डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%, ठीक है। बेटा एक बात दिमाग में डाल लो, पहले सवाल को पढ़ के डेटा और फॉर्मूले तक कैसे पहुंचना है। देखो, हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब हाइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाइट की बात हो रही है। और जैसे हाइट की बात आ रही है तो भैया आपके दिमाग में दो फॉर्मूले जो है ना वो गूंजने चाहिए। एक होता है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एक ये वाला फॉर्मूला, और एक दूसरा वाला फॉर्मूला होता है जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर।
एक ये वाला फॉर्मूला आया समझ में। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए जरा सवाल में और आगे बढ़ो। डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है 36% से, यहां पे लॉस ज्यादा हुआ है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे वैल्यू पे अगर लॉस ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ये है छोटी मोटी हाइट पे तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर h इज कंपेरेबल टू r। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, जिसका मतलब क्या है h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर h कंपेरेबल है रेडियस ऑफ अर्थ के तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे आपको समझ में पक्का आप श्योर हैं? चलो ठीक है। एक काम करो, एक बार ना इस वाले फॉर्मूले, एक और चीज यार, सवाल पढ़ते पढ़ते डेटा मैंने कैसे नोट करा, क्या मैंने फिगर आउट करा, वो आप समझ गए होंगे। अब बस इतना करिएगा, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद सवाल को सेल्फ ट्राई करिएगा। तब तक मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताने वाला हूं, तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। चलो हो गया, बहुत शानदार। अब एक काम करें, इसे निपटाएं। अब सुनना अर्थ वाले केस में होता क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर श्योर, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास अर्थ है, ठीक है। अब होता क्या बेटा, जैसे आप अर्थ से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे अगर आप अर्थ से ना अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लो यहाँ तक की जो दूरी है वो आ गई है r प्लस एच। कितनी आ गई है? r प्लस एच आ गई है। सरफेस तक r हो गया, उसके बाद कितना हो गया? h हो गया। तो जब आपने यहाँ पे g डैश की वैल्यू निकाली थी तो वो क्या आ गई थी? ये आ गई थी तुम्हारे पास, जब हाइट के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। तो g डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। तो इसका मतलब ये है कि g डैश क्या हो जाएगा? g टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर। इसका मतलब ये है कि g डैश क्या हो जाएगा? g माइनस 2gh बाई आर। बेटा g डैश क्या है? g माइनस समथिंग है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इज लेस देन g। इसका मतलब जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे थी उससे कम मिलेगी आपको अगर आप हाइट h पे चले जाओगे तो, ठीक है। इसका मतलब ये है देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बहुत ही शानदार कंक्लूजन वाला पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी reduces as we go upwards। जैसे हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा कहानी में आपको हल्का सा आगे और लेके चलते हैं। जरा डेप्थ वाला केस देख लो। कौन सा वाला केस देख लो बेटा? डेप्थ वाला केस देख लो। सॉलिड बनाएंगे पूरा एकदम भरा हुआ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अपन ने बनाया इसका अर्थ मान लो, ठीक है। इस बार अपन नीचे की तरफ आएंगे, इस बार डेप्थ में जाना है अपने को। कहां जाना है इस बार अपने को? डेप्थ में जाना है। जब आप डी डेप्थ नीचे की तरफ आएंगे, जब आप डी डेप्थ नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो g डैश है और सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? g के बराबर है, ठीक है। तो नाउ यहां पर जो फॉर्मूला आगे कैरी ऑन होगा ना बेटा, वो फॉर्मूला होता है g डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर। ऑब्वियसली तो मैंने g को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी g डैश इक्वल टू g माइनस जी डी बाई आर। देयरफॉर यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि g डैश इज लेस देन g। यहां पर भी आप क्या समझ सकते हैं कि g डैश इज लेस देन g। इसका मतलब ये है अगर आप हाइट में जाएंगे ऊपर की तरफ तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और अगर आप डेप्थ में आएंगे नीचे की तरफ बाय डिस्टेंस d तो यहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो बेटा ऊपर जाने पर भी रिड्यूस, नीचे आने पर भी रिड्यूस, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहां पे इसको लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ g, जिसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस विथ डेप्थ, रिड्यूसेस विथ डेप्थ या फिर एज वी गो डाउनवर्ड्स। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस एज वी गो डाउनवर्ड्स। मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोग को। तो जरा इसको सेपरेशन लगा दिया जाए इसके बीच में, ताकि आप इसको बड़े प्यार से और इत्मीनान से नोट कर सकें। ये आपको समझाने के लिए था कि भाई साहब वेरिएशन तो आता है, बट वो वेरिएशन आता कैसा है? हाइट पे जाओगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, डेप्थ में जाओगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन के ऊपर लेकर के आते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया बेटा? चलो ठीक है।
निपटा है इसको भी, ओके। अब आपको लेके चलते हैं सीधे तौर पे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी हाइट पर ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 36% से रिड्यूस हो रही है, क्या ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%। अच्छा बेटा, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूसेस बाय 36%, 36% से रिड्यूस हो रही है, तो बची कितनी, 36% से अगर रिड्यूस हो गई तो बची कितनी, 64%। क्या बचा, 64%। आया समझ के नहीं आया? अब भाई साहब ऑब्वियसली 36% का लॉस रहा है तो छोटी मोटी हाइट पे तो नहीं हो रहा होगा, बड़ी हाइट होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो आ जाओ। ऑब्वियसली अर्थ तो बनेगा यार, उसके बिना कहाँ मजा आता है, अर्थ तो बनेगा, ठीक है। अब कितनी हाइट पे वो कारनामा होगा वो अपन को देखना पड़ेगा। सॉलिड अर्थ है भैया, सॉलिड। चलो ये अर्थ बना दिया अपन ने, ठीक है। अब कितनी हाइट पे वो कारनामा होगा वो अपने को देखना है। तो जरा पहले इत्मीनान से, चलो सरफेस पे, ठीक है, और उसके बाद ये कितनी हाइट पे होगा वो देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, सरफेस पे अगर देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g आती है, और h हाइट पे अगर देखें तो g डैश आती है। तो क्या आती है, g डैश आती है। और ये जो हाइट है वो ऑब्वियसली किसके बराबर है, h के बराबर है। और रेडियस तो आप लोग जानते ही हैं, जनता पूरी जानती है भैया कि रेडियस क्या होता है। सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी जो होगी वो हो जाएगी रेडियस आर के बराबर। किसके बराबर, रेडियस आर के बराबर। अब जरा ध्यान देते हुए चलेंगे, सारा का सारा फॉर्मूला कैसे खींचने वाला है यहां पर ना सवाल के अकॉर्डिंग पहले से गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूसेस बाय 36%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बची कितनी, 64%, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों 64%, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 64, पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, 64% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 64% ऑफ व्हाट, 64% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, पक्का? तो इट रिड्यूसेस बाय 36%, तो बचा कितना, 64%, 64%, पक्का। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पे ये वाला कारनामा छोटी मोटी हाइट पे तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट काफी शानदार सी होगी। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला जो हम डिराइव कर चुके थे बहुत जबरदस्त तरह से, तो वो फॉर्मूला अब यूज कहां पे आएगा मेरे भाई, यहीं पे तो यूज आएगा। सर कौन सा फॉर्मूला, भाई बड़ी हाइट वाला फॉर्मूला। भाई बड़ी हाइट वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो g डैश बाई जी इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर अपॉन होता है r प्लस h का होल स्क्वायर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बट द थिंग इज दिस कि g डैश बाई जी अगर मैं चाहूं ना, एक काम करो, g को वहां क्यों छोड़ के रखा है, नीचे अटका उसको। तो g डैश बाई जी क्या हो जाएगा, 64/100, क्या हो जाएगा, 64 बाई ध्यान दीजिएगा 64/100, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आपको हाइट निकालनी है बेटा, आपको क्या निकालना है, एच निकालना है, हाइट निकालना है। अब एक काम करो बेटा, स्क्वायर रूट ले लो। काफी लोग होते हैं यहाँ पे जो ना पूरा खोल देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा वो बेवकूफी है, ऐसी गलती आप मत करिएगा, स्मार्ट वर्क करिए। जैसे आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, 64 का स्क्वायर रूट, बेटा क्या आंसर आया, एक और चीज करना, वीडियो को पॉज कर लेना एक बार और इसको सॉल्व करते हुए बस तुम ये करो h और r के बीच में क्या रिलेशन आया, ठीक है। कुछ तो सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो h और r के बीच में एक फॉर्मूला आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करना, एक बार खुद से सॉल्व करना, जब सोल्यूशन हो जाए तो वो आंसर कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, टेंशन मत लेना, सही हो गलत हो वो सब बात की बात है, ठीक है। एक बार तुम आंसर डालो तो हम चेक तो करें एक बार, ठीक है। तो ऐसा कर लिया होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से बात मानते हुए। अब जरा करें इसको सॉल्व करें। 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r, बेटा स्क्वायर रूट ले चुके ना, नीचे क्या आ गया, r प्लस एच, ठीक है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, तो 8r सही जा रहे हैं, 8r प्लस 8h इक्वल टू कितना आ गया, 10r आ गया। तो यहां से 8h कितना हो जाएगा, 10r माइनस 8r करेंगे तो कितना बचेगा, 2r। सही जा रहे हैं, तो 8h इक्वल टू कितना बचेगा, 2r बचेगा। तो h इज इक्वल टू, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/8 कितना होता है, 1/4, तो कितना आ जाएगा बेटा, r/4 आ जाएगा। अच्छा, कई लोगों को पता होता है कि r की वैल्यू क्या होती है, बट कुछ लोग भूलते रहते हैं इस बात को, जरा गौर करिए। r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ। जिन लोगों से मैंने कहा था कि भाई वीडियो
वीडियो को पॉज कर देना, कमेंट में आंसर डाल देना। h इज इक्वल टू r/4 आपका आया क्या? अगर आया तो बहुत शानदार, अगर नहीं आया तो जो गलती आपने करी होगी वो आपको यहां समझ में आ गई होगी। ये इसका सही डिटेल्ड सोल्यूशन है, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए इस पे, बस खत्म पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ h इक्वल टू कितना आ गया? r/4 तो आ गया। अब आपको पता है कि r क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये क्या होता है? 6400 किलोमीटर। इसको डिवाइड मारने का 4 से तो निपटाओ उसको 16, तो 1600 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि 1600 किलोमीटर की हाइट पर ऐसा होने वाला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 36% से रिड्यूस हो जाएगी और बचेगी केवल और केवल 64%। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। समझ गए आप लोग इस बात को? इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इस वाले फॉर्मूले को भी बेटा दिल में बसा के रखना। आंसर आपके पास कितना आ गया? 1600 किलोमीटर इस वाले सवाल का। तो सवाल का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? एक बार चाहो तो ले लो, जल्दी करो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया सवाल का स्क्रीनशॉट और ये रहा आपके पास पूरा का पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। 1600 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व तो मैंने कर दिया। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के हवाले में देना चाहूंगा। इसका ठीक अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे डेप्थ वाली बात करी गई है और हाइट वाली बात भी करी गई है। हाइट वाले केस में क्या फॉर्मूला होता है आप जानते ही हैं। एक हल्का सा सजेशन मैं आपको दे दूंगा, जब आप यहाँ पे हाइट वाली बात करेंगे ना तो गो विद दिस फॉर्मूला, g'/g इज इक्वल टू 1 - 2h/r, ठीक है। और जब डेप्थ वाली बात करेंगे तो भाई साहब दुनिया जानती है 1 - d/r इज द ओनली फॉर्मूला, ठीक है। इन दो फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, ये वाला सवाल आपसे निपट जाएगा। तो मैं सजेशन दे चुका हूं आपको, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अब निपटा रहा हूं उसको। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनता है किसी कारणवश तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी करेगा प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। क्या आपका आंसर आया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में कि सर जी जब हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर ये आया, ठीक है। उसके बाद अगर आंसर सही आया होगा तो भाई बल्ले बल्ले, अगर नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इसको सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है। सवाल में भाई एक बात आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती है। अगर आप अर्थ सरफेस के नीचे आएंगे, अगर आप डेप्थ में आएंगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो ऐसा भी तो एक पॉइंट आ सकता है ना कि जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसी हाइट पे थी उतनी ही किसी डेप्थ पे रही होगी, ऑब्वियसली, बिकॉज दोनों ही केसेस में पैटर्न क्या है? रिडक्शन का पैटर्न है। ऊपर जाओगे तब भी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रिड्यूस होगी, नीचे आओगे तब भी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रिड्यूस होगी, ठीक है। चलिए अब सवाल के अकॉर्डिंग फाइंड द डेप्थ, मतलब क्या निकालना है भाई साहब? पहले दिमाग में डालो कि सवाल में आपसे यह पूछा हुआ है कि डेप्थ क्या होगी। विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज दैट एट द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है। जितनी वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू किस डेप्थ पे आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो जरा इसको सॉल्व करना शुरू करें, ध्यान दीजिएगा। आए इसके प्रॉपर सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो भाई साहब सवाल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द डेप्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द हाइट, ठीक है। तो हाइट अपन ले लेते हैं इसको h, ओके। और मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था वही आपने अप्लाई करा होगा। तो डेप्थ भाई g'/g का जो फॉर्मूला होता है ना, जरा गौर करना, g'/g का फॉर्मूला हो जाता है 1 - d/r। तो ऑब्वियसली आपको अगर g' निकालना है तो ये हो जाएगा g टाइम्स 1 - d/r, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा फॉर डेप्थ के लिए। तो g' क्या हो जाएगा? g टाइम्स 1 - d/r। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहां तक तो नहीं आ रही होगी। उसके बाद हाइट वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है? हाइट वाले केस में g'/g इज इक्वल टू होता है 1 - 2h/r। तो यहां से जब आप g' निकालेंगे तो ये हो जाएगा g टाइम्स 1 - 2h/r, ठीक है। ये जो आखिरी में लिख के रखा हुआ है मैं उसको यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो g' इक्वल टू g 1 माइनस का 2h/r। मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं हो रही होगी, पक्का। अब जो इसको मैंने यहां पे लिखा था वो बस समझाने के लिए था, इसको मैं जरा गायब कर दूं ताकि आपका पूरा फोकस जो है ना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर रहे। अब जैसे आप इसको समझे, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, तो जी और जी हमारे बीच अब नहीं रहेंगे। उसके बाद जो हमारे बीच रहेंगे उन पे फोकस किया जाए। तो 1 - d/r इज इक्वल टू 1 - 2h/r, ठीक है। 1 और 1 इसको इस तरफ ले आओ, निपट गया। तो ये बचेगा माइनस का d/r
और ये बचेगा माइनस का 2h/r, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या हो रहा है, जिसको जाना है उसको जाना है। फॉर एग्जाम्पल r और r जो है अभी हमारे बीच नहीं रहे, और माइनस भी यहां से कट गया, बस आपका आंसर आ चुका बेटा। कंप्लीट आंसर आपका आ जाएगा आपको कैसे, नाउ यहां पे आप सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि d क्या हो जाएगा, 2h के बराबर। नाउ d इज इक्वल टू क्या है, 2h के बराबर। एज ऑलरेडी गिवन, इस सवाल में पहले से ही गिवन है हाइट की वैल्यू। एज ऑलरेडी गिवन दैट, सवाल के अकॉर्डिंग पहले से हमें पता है कि हाइट क्या है बेटा, यहां पे हाइट है केवल 50 किलोमीटर, तो h इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स। देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना था, 2h के बराबर था, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। तो 2 इंटू 50, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपका ये रहा पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इस आंसर को दिल में बसा के रखना, बिकॉज ये बहुत ही फेमस कैटेगरी है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पूरा कहानी जो है वो समझ में आ गया होगा, कैसे निकाला, अप्रोच समझ में आ गई होगी। फॉर्मूले 3 फॉर्मूले आए थे, मैं तीनों फॉर्मूले को आपको एक ही साथ इसी वीडियो के अंदर कंक्लूड भी करवा चुका हूं, स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी आपको दिया था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करना जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो ठीक है भाई साहब, जब ये वाला काम आपका हो चुका है तो बस यही था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको तरीके से देखा होगा। और बेटा यहां पर जो फॉर्मूले आपको दिखे हैं, ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं आगे आने वाले बाकी न्यूमेरिकल्स के अंदर भी, ठीक है। जी डैश की वैल्यू वेरी करती है, यही काफी लोग समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली ये वेरी करती क्यों है। तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला था वो भी आपको बता दिया। उसके बाद हाइट वाले केस में 2 फॉर्मूले आए थे, एक आया था व्हेन h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ r, और एक आया था व्हेन h इज नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ r, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। और उसके बाद एक फॉर्मूला आया था डेप्थ वाले केस में। तो मेरे ख्याल से आपने अच्छे से नोट करा होगा, कॉपी किताब लेके बैठा करो सारे लेक्चर के अंदर, ताकि आप तरीके से हर एक चीजों को पॉइंट वाइज स्टेप वाइज जो है वो नोट करते हुए चलें। ओके, आगे आपको समझ में, चलिए ठीक है। अब मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोग को, वो सीबीएसई की इंग्लिश मीडियम वाली क्लासेस एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पूरा आपके साथ है, ठीक है। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश वाली क्लासेस हैं, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।